हेलो दोस्तों, मैं बी आर जाखड़। आज भौतिक विज्ञान के नए टॉपिक के साथ अपन चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है सदिश। सदिश टॉपिक भौतिक विज्ञान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सदिश क्या है, सदिश कहाँ उपयोग किया जाता है और सदिश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले बात करते हैं दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक अदिश भौतिक राशियां होती है और एक सदिश भौतिक राशियां होती है। तो बात करते हैं अदिश भौतिक राशियां कौन सी होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले अपन देखेंगे अदिश भौतिक राशियां। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी भौतिक राशियां होती है जिनको व्यक्त करना है, केवल एंड केवल दोस्तों परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समय, द्रव्यमान, दूरी आदि। ये भौतिक राशियां कैसी है? अदिश भौतिक राशियां हैं। अब बात आती है, सर ये परिमाण शब्द है, ये परिमाण है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, परिमाण क्या है? सांख्यिकी मान और उसका मात्रक होता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं समय की। समय को निरूपित करते हैं, समय को लिखते वक्त अपन लिखते हैं 5 सेकेंड। 5 अपने पास, 5 अपने पास सांख्यिकी मान है और सेकंड यहाँ पे समय का क्या है दोस्तों? मात्रक है। इसलिए अपन क्या कहेंगे? 5 सेकेंड, यानी ये परिमाण है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख दिया 2 kg। 2 संख्या की मान है, 2 तो क्या है? संख्या की मान है। केजी इसका क्या है? मात्रक है। तो इस प्रकार से अपन निरूपित कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस को निरूपित करते हैं तो अपन लिखते हैं 20 मीटर। 20 यहाँ पे क्या है? संख्या की मान है और मीटर यहाँ पे क्या है? उसका मात्रक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको परिमाण समझ में आया होगा। यानी अदिश भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। अब बात करते हैं सदिश भौतिक राशियां किसे कहते हैं। सदिश भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। ऐसे कई सारे उदाहरण है। अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, यानी सदिश बीज गणितीय नियमों का आप क्या करनी चाहिए? पालन करनी चाहिए। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ वो सदिश के बीज गणितीय नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। सदिश के बीज गणितीय नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो ही वो राशि कैसी होगी? सदिश राशि होगी। अन्यथा अपन दोस्तों सदिश राशि बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सदिश का निरूपण किस अकॉर्डिंग किया जाता है। सदिश का निरूपण के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मान लिया ये पी क्यू एक सदिश है। पी क्यू क्या है? एक सदिश है। इसे अपन ए वेक्टर द्वारा लिखते हैं। यहां से इस बिंदु को अपन ने कह दिया टेल पॉइंट है, स्टार्टिंग बिंदु है, इसे टेल। और अंतिम बिंदु पर अपन एक तीर का चिन्ह लगा के लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगा कर रखते हैं, तो उसे हेड कहते हैं। तो अपन प्रारंभिक बिंदु से क्या कहेंगे? टेल कहेंगे। ये मेरा बिंदु सदिश निरूपण में ये बिंदु टेल कहलाएगा। ये बिंदु क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। अंतिम बिंदु हेड है। अंतिम बिंदु क्या है? हेड है, जहां पर अपन तीर का संकेत दर्शाकर, तीर लगाकर दर्शाते हैं। और सदिश की लंबाई उसके परिमाण के क्या रहती है? समानुपाती। परिमाण के क्या रहती है? समानुपाती। लंबाई परिमाण के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये सदिश की लेंथ बढ़ेगी तो इसका परिमाण बढ़ेगा, लेंथ कम तो परिमाण कम। इसका मतलब सदिश का परिमाण लंबाई के क्या रहती है? समानुपाती। अभी अपन ने कहा
था, पढ़ा था, बिल्कुल समझा था। सदिश का परिमाण है क्या? परिमाण किसे कहते हैं? परिमाण एक संख्यात्मक मान और उसका मात्रक होता है। तो अपन कहेंगे यदि लंबाई बढ़ेगी तो परिमाण बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो परिमाण घटेगा। सदिश की दिशा कैसे होती है? सदिश की दिशा हमेशा टेल से हेड की ओर होती है। सदिश की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है? टेल से हेड की ओर होती है। यहाँ सदिश अपन लिखेंगे इसको निरूपण यानी सदिश पी क्यू बराबर अपन लिखेंगे पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर है क्या? ये ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? ए वेक्टर। दोस्तों पी क्यू वेक्टर का परिमाण क्या है? इसको मॉड्यूलेशन में लिखा जाएगा। मोड ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे? पी क्यू। यहाँ क्या लिखेंगे? पी क्यू वेक्टर का परिमाण। पी क्यू वेक्टर का परिमाण जैसे पी क्यू वेक्टर का परिमाण मॉड्यूलेशन लेंगे इक्वल्स टू इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पी क्यू। मान लिया उदाहरण के तौर पे ए वेक्टर मोड ऑफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए मोड ऑफ बराबर ए वेक्टर। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक राशि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सदिश का परिमाण क्या होती है? धनात्मक। यदि इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव। यदि यहाँ नेगेटिव वेक्टर आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड अपन ने परिमाण ले लिया, तो अपने पास सदिश का परिमाण कैसी राशि प्राप्त होगी दोस्तों? सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक राशि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अगली बार। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि ये सदिश है, इसको इस सदिश को स्वयं के समांतर कहीं पे भी प्रतिस्थापित कर दिया जाए या कहीं पे भी स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसके सदिश में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक सदिश को स्वयं के समांतर स्थानांतरित करने पर सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर को इसके समांतर यहाँ पे रखेंगे तो भी इसके परिमाण में या कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए वेक्टर इसको इस अकॉर्डिंग समांतर प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो भी ये ए वेक्टर रहेगा। इसका मतलब इसको स्वयं के समांतर कहीं पे भी स्थानांतरित कर दिया जाए तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगली बात करते हैं सदिशों के प्रकार। सदिशों को कितने प्रकार होते हैं, सदिशों के किस अकॉर्डिंग अपन इसको प्रकार में परिभाषित करते हैं, इसके बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थी चर्चा करते हैं। सब सबसे पहले सदिशों के प्रकार में समांतर सदिश की बात करते हैं और समान सदिश की बात करते हैं। समांतर सदिश किसे कहते हैं? ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान होती है। ऐसे सदिश जिसकी क्या हो? दिशा समान हो। ए वेक्टर की दिशा और बी वेक्टर की दिशा, दोनों की दिशा समान है, तो ऐसे सदिश को समांतर सदिश कहते हैं। समांतर सदिश के मध्य का कोण 0 डिग्री होता है। ए पैरेलल टू क्या लिख दिया? बी लिख दिया। यहाँ पे कहेंगे ये समांतर सदिश है क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा क्या है? समान है। दिशा क्या है? समान। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं क्या होती है? समान होती है, उन्हें समांतर सदिश कहते हैं। बात आती समान सदिश। ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होती है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? समान सदिश कहेंगे। ऐसे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो तो समान सदिश कहेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा समान है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी वेक्टर। यहाँ एक नोट पॉइंट बन के आता है, सभी समान सदिश। ये जो भी समान सदिश है, सभी समान सदिश समांतर सदिश होते हैं। सभी समान सदिश कैसे सदिश होंगे? समांतर सदिश होंगे। परंतु परंतु यह आवश्यक नहीं है। सभी समान सदिश समांतर सदिश होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी समांतर सदिश समान सदिश हो। सभी समांतर सदिश समान सदिश हो। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका परिमाण समान नहीं है। इसका परिमाण समान नहीं है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों समान सही है और समांतर सदिश में केवल एंड केवल दिशा समान सही है, परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कह सकते हैं जितने भी समान सदिश है सभी समांतर सदिश होंगे, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सभी समांतर सदिश, सारे समांतर सदिश समान सदिश हो। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं प्रति समांतर सदिश और बात करते हैं ऋणात्मक सदिश। प्रति समांतर सदिश किसे कहते हैं? ऐसे सदिश दिशाएं क्या हो? विपरीत हो।
पिछली बार दिशा क्या थी, समान थी, समांतर बोल दिया। अब दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो रही। दिशा विपरीत हो रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रति समांतर। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इसके विपरीत डायरेक्शन में, तो अपन कह दिए ए एंटी पैरेलल टू बी। इनके दोनों के मध्य का कोण 180 डिग्री 180 डिग्री है। इसे अपन क्या कहेंगे, प्रति समांतर सदिश कहेंगे। अब बात करते हैं ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश किसे कहते हैं। ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो, ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या रहनी चाहिए, विपरीत रहनी चाहिए, उसे विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो, जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश कहेंगे। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों बराबर एवं विपरीत दिशा में है, इसलिए अपन कहेंगे ये ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश है, क्योंकि इनका दोनों का परिमाण क्या है, समान है। अब नेक्स्ट सदिश की बात करते हैं, सप्रारंभिक सदिश। सप्रारंभिक सदिश नाम से पता चल रहा है, सप्रारंभिक, प्रारंभिक का अर्थ है ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो। क्या बोला, ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो। जैसे ए वेक्टर है और इसका प्रारंभिक बिंदु, ये ए वेक्टर का, बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और सी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु तीनों का क्या है, समान है, तो उसे मेरे प्यारे दोस्तों सप्रारंभिक सदिश कहते हैं। यानी सप्रारंभिक यानी एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश सप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। संरेखीय सदिश, कैसा सदिश, संरेखीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में उपस्थित हो, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में उपस्थित हो उसे सरेखीय सदिश कहते हैं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, पूरा ध्यान से देखना। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों, ए और बी दोनों एक ही रेखा में स्थित है, इन दोनों के मध्य का कोण क्या है, 0 डिग्री, तो अपन कहेंगे यह समरेखीय सदिश है। कैसा सदिश है, समरेखीय सदिश। क्यों है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही रेखा में उपस्थित है, तब उनके मध्य का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा समान है, इसलिए। तो इसे अपन क्या कहेंगे, संरेखीय सदिश है, एक ही रेखा में उपस्थित है। अब बात करते हैं सेकंड इसकी, यहाँ पे ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही रेखा में, तो अपन कहेंगे पुनः इनके मध्य दिशा सेम होने की वजह से पुनः कहेंगे कोण कितना हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री, तो ये भी क्या है, संरेखीय सदिश, एक ही रेखा में उपस्थित है। अब बात करते हैं एक वेक्टर, तो एक पी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन खास बात यहाँ पे ये है दोनों एक ही रेखा में उपस्थित है, तब इनकी दिशा विपरीत होने के कारण 180 डिग्री का इनके मध्य का कोण बनेगा। इनके मध्य का कोण कितना दोस्तों, 180 डिग्री, 180 का एंगल है, और आपस में ये क्या है, विपरीत दिशा में है। तो भी ये संरेखीय सदिश क्यों है, संरेखीय सदिश क्योंकि एक ही रेखा में उपस्थित है। संरेखीय सदिश क्यों है, क्योंकि ये दोनों सदिश एक ही रेखा में उपस्थित है। इसी प्रकार ये एम वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एन वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत तो है परंतु दोनों एक ही रेखा में उपस्थित है, इसलिए इनके मध्य का कोण तो 180 हुआ, परंतु ये कैसा सदिश है, संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश वे सदिश जो एक ही रेखा में उपस्थित हो, यानी ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में उपस्थित हो संरेखीय सदिश कहलाते हैं। यहाँ पे दोनों एक ही रेखा में हैं और दोनों की दिशा समान है, तो अपन कहेंगे एंगल 0 डिग्री। दोनों एक ही रेखा में हैं, दोनों की दिशा समान है, एंगल 0 डिग्री। दोनों विपरीत दिशा में हैं परंतु एक ही रेखा में है, एंगल 180 डिग्री, और ये संरेखीय सदिश। और ये विपरीत है, एक ही रेखा में है, एंगल 180 डिग्री, संरेखीय सदिश। अब अगली सदिश की बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश नाम से पता चल रहा है, समतलीय सदिश यानी तल समान होगा। तल क्या होगा, समान होगा। समतलीय ऐसे सदिश जो समान तल में हो, ऐसे सदिश
जो समान तल में उपस्थित हो उन्हें अपन क्या कहेंगे, समतलीय सदिश। जैसे अपन ने कह दिया ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। एक्स, वाई और जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अंदर अब बात कर लें, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये दोनों एक्स वाई तल में स्थित है, इसलिए एक ही तल समान तल है, इसलिए इसे नाम दे दिया समतलीय सदिश। क्या एक नोट पॉइंट समतलीय सदिश में निकलता है, दो सदिश सदैव समतलीय सदिश होते हैं। दो सदिश यदि उपस्थित है तो उन दो सदिशों को हमेशा हम क्या कहेंगे, ये दोनों सदिश समतलीय सदिश होते हैं। दो सदिश हमेशा उपस्थित होते हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहेंगे, समतलीय सदिश कहेंगे। बात करते हैं संगामी सदिश। किसे कहते हैं संगामी? नाम से पता चल रहा है संगामी का अर्थ क्या है, यानी कहीं एक ऐसा बिंदु होगा, एक ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु होगा जहां से वो गुजरे हुए होंगे। तो अपन कहेंगे ऐसे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं, ये बिंदु है। ये कैसा बिंदु है? इस बिंदु को अपन कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ए वेक्टर यहां से इस उभयनिष्ठ बिंदु यानी इस बिंदु से होकर गुजरा। अब बात करते हैं बी वेक्टर, यानी यहां से इस बिंदु इधर से आया होगा और इधर गुजरा बी वेक्टर। और सी वेक्टर यहां से ऐसे सी वेक्टर गुजरा। तो यानी बात कह सकता हूं संगामी सदिश ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरे हो, कौन सा सदिश कहलाएगा? संगामी सदिश। संगामी सदिश। नेक्स्ट सदिश की बात करते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एकांक सदिश क्या है? इंपॉर्टेंट है। और एकांक सदिश बिल्कुल सिंपल सदिश है। एकांक का नाम से पता चल रहा है कि परिमाण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका परिमाण एक होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक होता है। एकांक सदिश का परिमाण एक होता है एवं इसे सदिश की प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे एकांक एवं इसे सदिश की दिशा प्रदर्शित सदिश की दिशा प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एकांक सदिश को कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? सदिश की दिशा बताने के लिए एकांक सदिश को प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एकांक सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है, एकांक सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है? जैसे ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश अपन लिखेंगे ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। यहाँ ए कैप क्या है? यहाँ ए कैप दिशा बताता है। एकांक सदिश क्या है? दिशा है। और यहाँ पे ये मोड ऑफ ए क्या है? ये सदिश का परिमाण है। सदिश का क्या है? परिमाण है। और ए वेक्टर क्या है? स्वयं सदिश। उदाहरण के तौर पर इस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ने लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन लेके, ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर पूर्व एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों पूरा ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखना। यहाँ पे लिखेंगे एकांक सदिश ए कैफ इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। मोड ऑफ ए वेक्टर के अंदर अपन क्या कहते हैं, इसकी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया जाता है। अपन बात कर लेते हैं ए कैफ इक्वल टू ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर मेरे पास 5 मीटर पूर्व। और ये क्या है? ए वेक्टर का परिमाण। परिमाण क्या कहता है? संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। संख्यात्मक मान कितना है? 5 और उसका मात्रक कितना है? मीटर। मेरे प्यारे दोस्तों 5 मीटर से ये 5 मीटर कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रहा अपने पास? केवल क्या रहा? पूर्व रहा। केवल क्या रहा? पूर्व रहा। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि एकांक सदिश 5 मीटर पूर्व, यानी इसकी दिशा किधर है? 5 मीटर, यानी पूर्व दिशा। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। दिशा कहाँ है? पूर्व है। अब आपके पास और कोई एग्जाम्पल दे दे। उदाहरण के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, ए वेक्टर इक्वल टू मैं सपोज 20 मीटर पूर्व ले रहा हूँ। 20 मीटर क्या ले रहा हूँ?
पूर्व एकांक सदिश ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक कैप मेरे पास आता है, ये एकांक सदिश है। इसका सूत्र होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। दोस्तों पूरा ध्यान मेरे दोस्तों इधर देखना। ए वेक्टर मेरे पास कितना 20 मीटर पूर्व, तो मैं लिखूंगा 20 मीटर, क्या लिखूंगा, पूर्व, अपॉन मोड ऑफ ए, यानी ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण कितना 20 मीटर, तो मैं क्या लिखूंगा 20 मीटर। इस 20 मीटर से 20 मीटर कैंसिल, पुनः मेरे पास उत्तर क्या आया, पूर्व। क्या आया भाई, पूर्व आया। बिल्कुल सर समझ में, मुझे उम्मीद है कि ये मेरे सभी भाइयों को समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट अपन अगले सदिश पे आते हैं, आधार सदिश। दोस्तों आधार सदिश के बारे में अपन कहते हैं ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस। एक्स एक्सेस को अपन आई कैप द्वारा निरूपित करेंगे, वाई एक्सेस को अपन जे कैप द्वारा निरूपित करेंगे और जेड कैप को अपन किस द्वारा निरूपित करेंगे, के कैप द्वारा निरूपित करेंगे। ये एक आधार सदिश है, बेस सदिश। क्या है राजा, बेस सदिश। अपन बात करेंगे एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष की दिशा, एक्स अक्ष की दिशा को अपन किस में निरूपित करेंगे दोस्त, आई कैप में निरूपित करेंगे। एक्स अक्ष की दिशा अपन किस में निरूपित करेंगे, आई कैप में। एक्स वाई अक्ष की दिशा अपन कहेंगे सर जे कैप में निरूपित करेंगे। जेड अक्ष की दिशा बतानी है तो आधार सदिश के रूप में अपन दिशा के संकेत के द्वारा लिखेंगे, के कैप के द्वारा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट शून्य सदिश। क्या होता है राजा शून्य सदिश, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। शून्य सदिश, इस सदिश का परिमाण, इस सदिश का क्या परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। अरे सर शून्य कब परिमाण होता है, तो अपन कहेंगे दो ऋणात्मक सदिशों का योग शून्य प्राप्त होता है। दो ऋणात्मक सदिशों का योग क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। तब अपन कहेंगे वो सदिश शून्य सदिश कहलाएगा। दो ऋणात्मक सदिशों का योग शून्य प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे वो सदिश कैसा है, शून्य सदिश है। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं लिख देता हूं, ये ए वेक्टर इधर है और ये अपने पास बी वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर है। दोनों या यहाँ पे ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर, आपस में दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, विपरीत आ रही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो इसका सॉल्व अपन कहेंगे ये ए वेक्टर पॉजिटिव में, अपन लिख दिया पॉजिटिव है। ये ए वेक्टर किस में, नेगेटिव में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये एक्स आई कैप पॉजिटिव की, ये पॉजिटिव आई कैप, तो ये एक्स नेगेटिव का, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया ये ए कैप पॉजिटिव, ए वेक्टर पॉजिटिव का, ये लिख दिया नेगेटिव। इन दोनों का योग किया तो जीरो वेक्टर आया, ऊपर वेक्टर लगाया, क्यों, ये सदिश है। सर शून्य की दिशा कैसे ज्ञात करें, शून्य सदिश है इसकी दिशा कैसे बताएंगे। तो दोस्तों शून्य सदिश की दिशा होती है, शून्य सदिश की दिशा होती है, परंतु हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। शून्य सदिश की दिशा होती है परंतु हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। शून्य सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। नोट, अपन कहेंगे दो ऋणात्मक सदिशों को, दो ऋणात्मक सदिशों का योग शून्य सदिश कहलाता है। ऋणात्मक यानी विपरीत सदिश, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों का योग करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने पास शून्य सदिश प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक और समझा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये मैंने लिख दिया ए वेक्टर बराबर मैंने लिख दिया 5 आई कैप और इसको लिख दिया ए वेक्टर बराबर मैंने लिख दिया माइनस का 5 आई कैप। इन दोनों का अपन कहेंगे परिणामी सदिश क्या होगा, इन दोनों का परिमाण क्या होगा। यानी अपन इस यहाँ पे लिखेंगे 5 आई कैप प्लस 5 माइनस का आई कैप। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 आई कैप माइनस 5 आई कैप बराबर शून्य वेक्टर, जीरो सदिश, शून्य सदिश। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सदिश की और ये है इंपॉर्टेंट सदिश। अब बात कर लेते हैं ध्रुवीय सदिश। इसे कहते हैं ध्रुवीय सदिश। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक या अनुप्रयोग बिंदु हो,
ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक या अनुप्रयोग बिंदु हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे? ध्रुवीय सदिश कहेंगे। ये इनका प्रारंभिक बिंदु है और या इसे अनुप्रयोग बिंदु कहेंगे। तो जो सदिश अपने किसी बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होता है, वो एक रेखीय रूप में चलता है, तो अपन इसे कहेंगे ध्रुवीय सदिश, प्रारंभिक बिंदु। बात करते हैं अगले सदिश की, अक्षीय सदिश की। बात किसकी करते हैं? अक्षीय सदिश की। मेरे प्यारे दोस्तों, घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने में इनका उपयोग किया जाता है। जब भी कोई घूर्णन गति होती है, उस घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए जिस सदिश का उपयोग किया जाता है, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अल्प कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, बलाक घूर्ण है आदि। इसकी दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाती